366.6 एम्पियर आर्मेचर करंट चल रही है। अब बताइए 366 एम्पियर का करंट क्या बर्दाश्त कर पाएगी? होता है ना, स्टार्टिंग के टाइम पे ये 0 वोल्ट होती है। कितना होती है? 0 वोल्ट होती है। यानी कि बैक ईएमएफ का कार्य क्या है? बैक ईएमएफ का कार्य है कि जो आर्मेचर करंट होती है ना, इसको कंट्रोल करना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निमी टेक्निकल क्लासेस में। डीसी मोटर का जानदार और शानदार कॉन्सेप्ट के साथ मैं आप सभी के बीच उपस्थित हूं। रेलवे का लोको पायलट हो या फिर हो बार्क, यूपीपीसीएल हो या फिर इसरो डीआरडीओ या फिर हो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, सभी एग्जाम के लिए एक शानदार सा क्लास मैं आप सभी को पेश करना चाहता हूं। और आपसे एक गिला शिकवा भी है कि भाई आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। क्या आपको मेरे इस कंटेंट से प्यार नहीं है, या फिर मेरे इस क्लास से प्यार नहीं है, या फिर मुझसे प्यार नहीं है? अगर है तो वीडियो को एक बार दबा के शेयर कीजिए और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, है ना। देखिए, ये डीसी मोटर का दोस्तों ये सेकेंड क्लास है और इसमें कॉन्सेप्ट और प्रैक्टिकल वाली फीलिंग के साथ मैं इस क्वेश्चनों को सॉल्यूशन कराना चाहता हूं। और ये ऐसा इसका कॉन्सेप्ट पेश करूंगा आप सभी के सामने कि आपको ऐसा फीलिंग होगा मानो आप प्रैक्टिकली चीजें पढ़ रहे हैं, है ना। चलिए, हर परीक्षा में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्न हैं। और देखिएगा दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल टेस्ट को लेकर के विद्यार्थियों के मन में कई सारे उनके विचार, उनके क्वेश्चंस उठ रहे थे। उनके इस क्वेश्चंस का जवाब एक शानदार से सेशन में मैंने दिया, जिसमें मैंने बात किया कि कांस्टेबल जीडी हो या फिर कांस्टेबल रेडियो ऑपरेटर हो, उसमें मतलब कि फाइनल कट ऑफ के बारे में हमने बात किया। और एक अलग से मैंने आपको सेशन दिया था जिसमें मैंने आपको बताया कि भाई आपका फिजिकल टेस्ट है ना, कितने सेकेंड में आप अगर 800 मीटर की दूरी को कंप्लीट करते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कितना मीटर आप गोला फेंकते हैं या कितना मीटर आप जंप मारते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। एक एक चीजों पर मैंने एक एक पॉइंट पर बात किया है। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा, जरूर देखिएगा। आपके एग्जाम के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण होता है ना। देखिए, डीसी मोटर से रिलेटेड दोस्तों, इसके चाहे वो पार्ट हो, चाहे वो वाइंडिंग हो, चाहे पोल्स हो, कम्यूटेटर हो, पुली हो, चाहे कुछ भी हो, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने हाजिर हो चुका है। इस क्वेश्चन को गौर से पढ़िए और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है कि भाई डीसी मोटर में आर्मेचर टॉर्क है ना, कौन कौन सा टॉर्क, आर्मेचर टॉर्क और शाफ्ट टॉर्क के अंतर को हम क्या कहते हैं? यूजफुल टॉर्क, यूजलेस टॉर्क, लॉस्ट टॉर्क या रिकवरी टॉर्क। तो इसको हम लॉस्ट टॉर्क के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, लॉस्ट टॉर्क, तो ये आंसर आपको पता चल गया। इन दोनों टॉर्कों में से यदि हम सॉफ्ट टॉर्क के बारे में देखें, देखिए अगर हम सॉफ्ट नहीं, आर्मेचर टॉर्क, यदि हम आर्मेचर टॉर्क के बारे में देखें तो फॉर्मूला क्या बनता है इसका फॉर्मूला देखिए, फाई ZNP आर्मेचर करंट गुणे 60 बटा 2 पाई N गुणे 60 गुणे A, ये फॉर्मूला बनता है आर्मेचर टॉर्क के लिए। इसमें से आप देखिएगा, इसमें से ये जो N है और ये N है ये कट जाएगी और 60 से 60 कट जाएगी, है ना। फिर बचेगा क्या? फाई ZP और आर्मेचर करंट बटा 2 पाई A बचेगा, है ना। अब इसमें से देखिए, मोटर आपकी एक बार कंप्लीट अगर हो गई ना, तो उसमें देखिए जो Z है और पोल है ये क्या हो जाएंगे? 2 पाई A, ये कांस्टेंट हो जाएंगे। ये क्या है? ये कांस्टेंट है, ये नियत है। यानी कि आर्मेचर चालक और पोल जो होते हैं ये कांस्टेंट होते हैं। तो फिर आपका बचा क्या? इसमें आपका क्या बचा? यानी कि आर्मेचर जो टॉर्क है, ये आर्मेचर टॉर्क के समानुपाती क्या है? फ्लक्स और आर्मेचर करंट, फ्लक्स और आर्मेचर करंट, है ना। अब यहां से आप एक बात देखिएगा, यहां से एक बात देखिए कि जो आर्मेचर टॉर्क है ना, ये फ्लक्स और आर्मेचर करंट के समानुपाती है। यानी कि अगर लोड बढ़ेगा, अगर लोड का मान बढ़ता है तो देखिए आर्मेचर करंट का मान बढ़ेगा, और आर्मेचर करंट का मान अगर बढ़ा तो फिर
आर्मेचर टॉर्क का मान बढ़ेगा। किसका मान बढ़ेगा? आर्मेचर टॉर्क का मान बढ़ेगा। तो देखिए आर्मेचर करंट के बढ़ने से आर्मेचर टॉर्क भी बढ़ रहा है, यानी कि स्टार्टिंग में अगर आप लोड को बढ़ाते हैं तो आर्मेचर करंट बढ़ेगी, जिससे आर्मेचर टॉर्क भी बढ़ेगा, है ना। ये यहां तक क्लियर हो गया कि नहीं? अगर हो रहा है हर चीज क्लियर कॉन्सेप्ट, तो वीडियो को दोस्तों बिल्कुल थम्स अप करके बताइएगा, है ना। जो आपका सॉफ्ट टॉर्क होती है ना, और जो आपका आर्मेचर टॉर्क होती है, इसी के अंतर को हम कहते हैं लॉस्ट टॉर्क। इसको हम क्या कहते हैं? लॉस्ट टॉर्क। यही हमारी लॉस्ट टॉर्क होती है। जो सॉफ्ट टॉर्क है उसको हम यूजफुल टॉर्क कहते हैं, जो आर्मेचर टॉर्क है इसको हम यूजलेस टॉर्क कहते हैं। इसको हम कभी यूज कर नहीं सकते हैं, है ना। इसलिए इस पूरे कहानी का, इस पूरे कॉन्सेप्ट का, इस पूरे क्लास का पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है। आगे बढ़िएगा। मोटर की गति पकड़ने से बैक ईएमएफ की मात्रा लोड के लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर पहुंच जाती है तो क्या होगा, है ना। आप कमेंट करके बताइए कि आप इसका आंसर क्या देना चाहते हैं। कोई परिवर्तन नहीं होगा। आर्मेचर सप्लाई लाइन से बहुत कम करंट लेगी, आर्मेचर सप्लाई लाइन से बहुत अधिक करंट लेती है, या फिर मोटर की कॉइल जल जाएगी। देखो भैया, मोटर की कॉइल तो किसी भी कंडीशन में नहीं जलेगी। मतलब इस कंडीशन में, ये जो क्वेश्चन कह रहा है ना, इस कंडीशन में ये तो नहीं जलेगी, और ना ही सप्लाई लाइन से अधिक करंट की डिमांड करेगी। आंसर क्या हो जाएगा? सप्लाई लाइन से बहुत कम करंट का डिमांड करेगी। देखिए अब मैं चीज़ों को क्लियर करना चाहता हूं, यहां से आप सुनिएगा। जो बैक ईएमएफ होता है ना, स्टार्टिंग के टाइम पे ये 0 वोल्ट होती है। कितना होती है? 0 वोल्ट होती है। यानी कि बैक ईएमएफ का कार्य क्या है? बैक ईएमएफ का कार्य है कि जो आर्मेचर करंट होती है ना, इसको कंट्रोल करना। इसको क्या करना? इसको कंट्रोल करना, और आर्मेचर रेजिस्टेंस के द्वारा जो वोल्टेज ड्रॉप होता है, उस वोल्टेज ड्रॉप को रिकवर करना। ये बैक ईएमएफ का काम है। स्टार्टिंग में वोल्टेज कितना है? 0 है। यानी कि करंट को कंट्रोल करने वाला कोई कंपोनेंट अभी नहीं है। लेकिन जब आपकी मोटर, क्या बोला जा रहा है, लोड के, क्या बोला जा रहा है कि बैक ईएमएफ का मान लोड के लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाती है। यानी कि सप्लाई वोल्टेज के लगभग बराबर हो जाती है, बैक ईएमएफ का मान लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो जाती है। उस समय क्या करती है कि जो आर्मेचर वाइंडिंग में जो सप्लाई जा रही है, कहां से? सप्लाई से। सप्लाई करंट जो जा रही है, आर्मेचर वाइंडिंग बहुत कम सप्लाई करंट की डिमांड करता है कि भाई मुझे बहुत कम सप्लाई करंट चाहिए। क्यों? क्योंकि अब बैक ईएमएफ का मान बढ़ चुका है ना, क्योंकि स्पीड प्राप्त हो चुका है हमें, और बैक ईएमएफ का मान बढ़ चुका है। बैक ईएमएफ क्या कर रहा है? आर्मेचर करंट को कंट्रोल कर रहा है। यानी कि आर्मेचर चाहकर भी अब सप्लाई से मैक्सिमम सप्लाई की डिमांड नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको कंट्रोल करने वाला कंपोनेंट बैक ईएमएफ अब आ चुका है। इसका मान अब 0 नहीं, ये सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो चुका है। और सप्लाई वोल्टेज के बराबर होने का मतलब क्या है कि सामान्य स्पीड, मोटर अपनी सामान्य स्पीड प्राप्त कर चुकी है ना। और आपको पता है कि बैक ईएमएफ मोटर के स्पीड पर डिपेंड करती है। तो उस कंडीशन में क्या होगा? जब आपकी बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज के लगभग बराबर हो जाए, उस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है? आर्मेचर सप्लाई लाइन से बहुत कम करंट की डिमांड करने लगता है ना, बहुत कम। इसीलिए तो हम क्या करते हैं, अब स्टार्टर को हम हटा भी देते हैं तो भी हमारी आर्मेचर वाइंडिंग जलती नहीं है, क्योंकि अब आर्मेचर करंट बहुत कम इसमें, मतलब सप्लाई से सप्लाई करंट की डिमांड कर रहा है ना। देखिए, निम्नलिखित में से माइंस में कार्य करने वाली डीसी कंपाउंड मोटर को पहचानिए। मतलब कि नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन लेकर के आया हूं आपके लिए दोस्तों। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका कॉन्सेप्ट भी बड़ा गजब का कॉन्सेप्ट है। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा आपको हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करने में, ताकि मोटर हो, जनरेटर हो, अल्टरनेटर हो, ट्रांसफॉर्मर हो, यानी कि मशीन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक है, सभी का कॉन्सेप्ट मैं बिल्कुल मक्खन की तरह क्लियर करना चाहूंगा, है ना। बस आपका साथ चाहिए और आपका प्यार, सपोर्ट चाहिए। निम्नलिखित में से माइंस में कार्य करने वाले डीसी कंपाउंड मोटर को पहचानिए। तो यह है आपका शॉर्ट सन कम्युनिटी कंपाउंड मोटर। इस मोटर की विशेषता क्या है कि इसमें 2 वाइंडिंग होती है। पहला तो सीरीज वाइंडिंग जिसमें सीरीज फ्लक्स होगा, और दूसरा शंट वाइंडिंग जिसमें शंट फ्लक्स होगा। इन दोनों का जो फ्लक्स है ना, इन दोनों का जो फ्लक्स है आपस में कैसे होते हैं? जुड़ने स्वभाव वाले। कैसे होते हैं? जुड़ने स्वभाव योग्य होते हैं ना, जुड़ने स्वभाव योग्य होते हैं। यानी कि आपस में क्या होते हैं? जुड़ जाते हैं।
अब देखिए जुड़ने से हमें फ़ायदा क्या मिलता है। जब दोनों फ्लक्स जुड़ जाते हैं ना तो हमें फ़ायदा क्या मिलता है कि भाई जब मतलब कि अगर हम इसमें लोड बढ़ाते हैं, इस मोटर में अगर हम लोड बढ़ा देते हैं तो हमें स्टार्टिंग टॉर्क का मान भी बढ़ जाता है। यानी कि लोड बढ़ाते हैं इस मोटर में तो स्टार्टिंग टॉर्क का मान बढ़ जाता है। अगर ये दोनों आपस में जुड़ने स्वभाव वाले नहीं होते तो लोड बढ़ाने से स्टार्टिंग टॉर्क नहीं बढ़ पाती। लेकिन अगर हम लोड को अचानक से कम कर दें, अगर लोड को हम क्या कर दें, अचानक से कम कर दें, कैसे कम करना है, हमें अचानक से कम करना है। अचानक से यदि हम कम कर देते हैं उस केस में क्या होगा कि जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, यानी कि अचानक से लोड कम होगा ना तो मोटर की स्पीड, किसकी स्पीड, मोटर की दोस्तों जो स्पीड होती है ना वो अचानक से बढ़ने का प्रयास करेगा। लेकिन आपका ये जो शंट फील्ड वाइंडिंग है ये इसको बढ़ने नहीं देगा, इसको क्या नहीं करने देगा, बढ़ने नहीं देगा। इसीलिए इसका हम प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर लोड अचानक से बढ़ता रहता है, अचानक से घटता रहता है, जैसे कि रोलिंग मिल, प्रेस मिल या फिर माइंस में इसका प्रयोग किया जाता है ना। दोबारा समझिएगा, इसमें जो टोटल फ्लक्स होता है ना, शंट सीरीज फील्ड फ्लक्स और शंट फील्ड फ्लक्स ये दोनों आपस में जुड़ने स्वभाव वाले होते हैं। और इस मोटर में जब हम लोड को बढ़ाते हैं तो स्टार्टिंग टॉर्क का मान बढ़ता है, और अगर लोड को हम अचानक इसमें से घटा दें तो क्या होगा कि मोटर की स्पीड बढ़ने का प्रयास करेगा। और मोटर की स्पीड जब बढ़ती है ना तो क्या होता है कि मोटर की स्पीड जब बढ़ने का प्रयास करेगी तो मोटर जो है ना इस कंडीशन में क्या होता है कि नो लोड की कंडीशन में है ना, किस कंडीशन में, नो लोड की स्थिति में मोटर हाई स्पीड से चलने की कोशिश करेगी। और हाई स्पीड से चलने की जब कोशिश करेगी तो आपको पता है कुछ ना कुछ नुकसान करेगी। तो उससे बचने के लिए, यानी कि उसके स्पीड को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर शंट फील्ड वाइंडिंग लगाई जाती है जो इसके स्पीड को कंट्रोल करती है, ठीक है ना। तो ये पूरा सिचुएशन है शॉर्ट शंट कम्युलेटिव कंपाउंड मोटर का, ठीक है ना। अभी देखिए इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन है कि वह डीसी मोटर जिसका प्रचालन समाप्त किया जा चुका है वो है आपका शॉर्ट शंट डिफरेंशियल मोटर। अब इन दोनों में फर्क क्या है, इसका जो टोटल फ्लक्स होता है वो सीरीज फ्लक्स माइनस शंट फील्ड का जो फ्लक्स होता है आपस में ये विरोधी स्वभाव वाले होते हैं। कैसे होते हैं, ये आपस में विरोधी स्वभाव वाले होते हैं। यानी कि इन दोनों का जो फ्लक्स है ना ये आपस में जुड़ते नहीं हैं, ये आपस में क्या नहीं होते, जुड़ते नहीं हैं। ये इनका टोटल फ्लक्स है, ठीक है। अब इसमें होता क्या है कि डीसी मोटर का प्रचालन समाप्त क्यों किया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों जो इसमें सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, इसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है ना, इसमें जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होती है, इस मोटर को क्या होता है ना कि जब हम मोटर को स्टार्ट करते हैं, जब मोटर को हम क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, देखिएगा मोटर को जब हम स्टार्ट करते हैं तो मोटर का जो सीरीज फील्ड वाइंडिंग होता है ना इसको हमेशा शॉर्ट सर्किट करके स्टार्ट किया जाता है। अब आप कहेंगे कि भाई शॉर्ट सर्किट हम क्यों करेंगे, अगर हमने शॉर्ट सर्किट नहीं किया ना इस मोटर को, शॉर्ट शंट डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर को, हमने इसका सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट नहीं किया तो क्या होगा, इसका जो शंट फील्ड वाइंडिंग है, कौन सी वाइंडिंग, शंट फील्ड वाइंडिंग है, इस शंट फील्ड वाइंडिंग से पहले ही सीरीज फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाएगी दोस्तों, ये एक्साइट हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी, उत्तेजित हो जाएगी। और उत्तेजित होकर के क्या करेगी, ये मतलब कि शंट फील्ड वाइंडिंग से पहले ही सीरीज फील्ड वाइंडिंग एक्साइट हो जाएगी और एक्साइट होकर के क्या करेगी, मोटर को उल्टी दिशा में घुमा देगी। ये मोटर को क्या करेगी, ये मोटर को उल्टी दिशा में घुमा देगी, उल्टी दिशा में ये क्या करेगी, मोटर को घुमा देगी, विपरीत दिशा में मोटर घूमने लगेगी। और मोटर आपकी स्टार्ट नो लोड की कंडीशन में अगर होगा तो वो सीरीज मोटर की तरह हाई स्पीड से चलने लगेगी और जो इसकी बॉडी वगैरह है उसको ब्रेक कर देगी, यानी इसकी बॉडी को तोड़ देगी, है ना। इसीलिए इसका प्रयोग आजकल के टाइम पे बहुत कम किया जा रहा है, बहुत ही कम किया जा रहा है। एक तो इनका दोनों का फ्लक्स विरोधी स्वभाव का है, दूसरा इसको स्टार्ट अगर हम नो लोड की कंडीशन में करते हैं तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग को शॉर्ट कर देना चाहिए, अगर नहीं करेंगे तो ये सीरीज मोटर डीसी सीरीज मोटर की तरह उल्टी दिशा में घूमने लगेगी, मतलब कि डीसी सीरीज मोटर के स्पीड से
उल्टी दिशा में घूमेगी और ये मतलब कि बॉडी को तोड़ देगी, आर्मेचर को तोड़ सकती है, मैकेनिकली नुकसान पहुंचा सकती है मोटर को। फाइनल कहने का मतलब मेरा ये है ना। चलिए, आप दोस्तों यहां तक पहुंच चुके हैं कि डीसी मोटर में स्टार्टर का जो प्रयोग है ना, ये किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब कई सारे विद्यार्थियों को इसका आंसर पता है, हो सकता है कि जितने विद्यार्थी इस क्लास को देख रहे हैं ना, सभी को पता होगा, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन है। लेकिन मैं आपके लिए कुछ मसाला इसमें ऐड करके लाया हूं, उस मसाले का स्वाद जो है ना वो जरूर चखिएगा। डीसी मोटर में स्टार्टर का प्रयोग किस उद्देश्य हेतु किया जाता है? स्टार्टिंग करंट को घटाने के लिए। सभी को आंसर पता है क्यों स्टार्टिंग करंट को घटाया जाता है, इसको सुनिएगा। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कि आर्मेचर जो वाइंडिंग है ना, मान लीजिए कि जो इसका आर्मेचर वाइंडिंग है, इस आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस 0.6 ओम है। कितना है? 0.6 ओम। 0.6 ओम है। आप कितना भी मान लीजिए, मैंने 0.6 ओम मान लिया। और इसमें इसका सप्लाई वोल्टेज कितना है? 220 वोल्ट डीसी, यूँ समझिए 220 वोल्ट डीसी। हमें आर्मेचर करंट अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमें देखिए 220 वोल्ट और 0.6 ये हो गया है ना, पॉइंट कटेगा तो ऊपर एक जीरो और चली जाएगी। 6 या 18 बच गया, 4 हो गया 40, 6 छक्का 36, फिर 4, फिर 6 छक्का 36, फिर पॉइंट में 6 ही जाएगा, ये एम्पियर। आपका आर्मेचर करंट देख पा रहे हैं आप कितना चल रहा है? आर्मेचर करंट 366.6 एम्पियर आर्मेचर करंट चल रही है। अब बताइए 366 एम्पियर का करंट क्या बर्दाश्त कर पाएगी आपकी मोटर? नहीं ना। तो ये तुरंत क्या करेगा? मोटर को ओवरहीट कर देगी। ये क्या करेगी? ओवरहीट कर देगी, और ओवर हीटिंग के कारण मोटर क्या हो जाएगी? तुरंत ही जल जाएगी। तुरंत क्या होगी? जल जाएगी। अब हमें मोटर को जलने से बचाना है तो हम क्या लगाएंगे? स्टार्टर लगाएंगे। हम क्या लगाएंगे? स्टार्टर लगाएंगे। और ये स्टार्टर काम कब तक करता है? जब तक कि मोटर का बैक ईएमएफ लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर ना हो जाए, या फिर जो बैक ईएमएफ का मान है ये लगभग सप्लाई वोल्टेज का आधा ना हो जाए, तब तक हम मोटर को कनेक्ट किए रहते हैं स्टार्टर में, है ना। अगर सप्लाई वोल्टेज का मान मतलब कि बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से आधा हो गया तो स्टार्टर को आप निकाल दीजिए, या फिर बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज के बराबर हो गया, उसके लगभग बराबर हो गया, बराबर कभी करना भी नहीं है, लगभग बराबर हो गया तो स्टार्टर को हटा दीजिए, मोटर कभी भी नहीं जलेगी। लेकिन जब बैक ईएमएफ का मान 0 वोल्ट हो, उसी कंडीशन में स्टार्टर आप अगर हटा देंगे तो यही हाई एम्पीयर का करंट मोटर को तुरंत जला देगी। ये स्टार्टिंग करंट को घटाने का काम करती है। किसका काम करेगी? ये स्टार्टिंग करंट को घटाने का काम करेगी। एएलपी में और यूपीपीसीएल में ना अक्सर ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जब वाइवा इंटरव्यू के लिए बैठते हैं तो भी आपकी जो मुलाकात है ऐसे ही क्वेश्चनों से कराया जाता है और आपको तुरंत उसका आंसर देना होता है ना। मैं इस प्रकार से आपको कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करता हूं कि आपको इंटरव्यू के लिए ना अलग से तैयारी करने की कोई आवश्यकता ना पड़े, ठीक है ना। ये देखिए, डीसी मोटर में बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज का कितना प्रतिशत होना चाहिए? आप दोस्तों दिल पे हाथ रख के बोलिए कि कोई ऐसा आपको इस टाइप का क्वेश्चन कोई आपको सॉल्यूशन दिया है। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर ना तो शिद्दत से सुनिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि भाई डीसी मोटर है, इसमें बैक ईएमएफ का मान अगर सप्लाई वोल्टेज का कितना प्रतिशत होता है, कहने का मतलब ये है तो ये होता है 98%। कितना होता है? 98%। मैंने आपको बताया ना कि जो बैक ईएमएफ होता है ये लगभग सप्लाई वोल्टेज के बराबर होता है, और ये लगभग का मतलब कितना है? इस लगभग का मतलब है 98%। 98% बैक ईएमएफ का मान होता है। अब देखिए, जो बैक ईएमएफ है ना दोस्तों, ये जनरेट कैसे होता है? देखिए, जो आपका कॉइल है, जो मोटर की क्या है? कॉइल है, और जो चुंबकीय क्षेत्र है ना, जो चुंबकीय क्षेत्र है, इन दोनों के बीच में लिंकिंग जितना अधिक होगा ना, उतना ही अधिक बैक ईएमएफ उत्पन्न होगा। और इसी बैक ईएमएफ को हम क्या कहते हैं?
इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ इसी को हम कहते हैं काउंटर ईएमएफ, इसी को हम कहते हैं काउंटर ईएमएफ। यूपीपीसीएल में भैया शिद्दत से पूछा गया था कि बैक ईएमएफ को और किस नाम से जानते हैं, तो वो काउंटर ईएमएफ के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो जितना अधिक लिंक होगा उतना ही अधिक इसमें बैक ईएमएफ का मान जनरेट होगा। अब देखिए जो बैक ईएमएफ का मान है ना, जो बैक ईएमएफ का मान है दोस्तों, अगर ये सप्लाई वोल्टेज से, किससे, अगर ये सप्लाई वोल्टेज से अधिक हो जाती है ना। सबसे पहली बात कि बैक ईएमएफ का मान किसी भी सिचुएशन, किसी भी कंडीशन में सप्लाई वोल्टेज से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर किसी कंडीशन में हो भी गया बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक, उस केस में क्या होगा कि आर्मेचर करंट का मान 0 एम्पियर हो जाएगा और मोटर आपकी क्या हो जाएगी, मोटर आपकी ऑफ हो जाएगी। अब आप कहेंगे कि ये क्या कह दिया सर आपने, ये क्या कह दिया आपने, क्योंकि दोस्तों जब इंसान किसी भी चीज को फर्स्ट टाइम सुनता है ना, तो उसको अजीब सा ही लगता है। ये भी आपको कुछ अजीब सा ही लगता होगा, लेकिन कोई बात नहीं, सॉल्यूशन मैं दे रहा हूं ना, तो इस अजीब से सॉल्यूशन का पूरा सॉल्यूशन मैं ही दूंगा, है ना, डाउट मैं ही क्लियर करूंगा। देखिए बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से अधिक होना, है ना, इसका मतलब कि बैक ईएमएफ जो है ये है क्या, ये है तो वोल्टेज ही है, क्या वोल्टेज है ना। और वोल्टेज कैसा है, मैक्सिमम है। याद करिए वोल्टेज का मान 0 किस कंडीशन में होता है, जो वोल्टेज है ये 0 वोल्ट किस सिचुएशन में होगा, जब आपकी सर्किट शॉर्ट हो जाती है, जब आपकी सर्किट क्या हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, उस केस में वोल्टेज 0 वोल्ट हो जाती है। यानी कि वोल्टेज अभी आपकी मैक्सिमम है, इसलिए सर्किट कैसा है, ओपन है, सर्किट कैसा है, खुला है। अब आप मेरे को एक बात बता दीजिए कि सर्किट खुला अगर है तो कभी भी करंट का प्रवाह हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, है ना। इसमें करंट का प्रवाह हो ही नहीं सकता है, और जब करंट का प्रवाह नहीं होगा तो आर्मेचर में 0 एम्पियर करंट ही न चलेगी, और जब आर्मेचर में कोई करंट ही नहीं चलेगा यार, तो मोटर चलेगी कैसे, मोटर तो तुरंत रुक जाएगी, मोटर तो तुरंत क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। इसीलिए बैक ईएमएफ का मान सप्लाई वोल्टेज से अगर किसी भी केस में अधिक हो गई ना, उस केस में क्या होगा, आर्मेचर करंट 0 और मोटर फटाक से आपकी रुक जाएगी, मोटर आपकी तुरंत दनादन रुक जाएगी, कोई रोक नहीं सकता उसको, है ना, कि भाई ना रुके। यदि एक डीसी मोटर को उसके रेटेड डीसी सप्लाई जितनी एसी सप्लाई दी जाए तो क्या होगा, इसका आंसर सुन करके ना आप भी सोचेंगे क्या भौकाल मार रहे हैं आप, है ना, आप भी कहेंगे क्या भौकाल मार रहे हैं आप, लेकिन यहां पर भौकाल नहीं, यहां पर रियलिटी हो रहा है दोस्तों, ये रियलिटी शो है। एक डीसी मोटर को उसके रेटेड डीसी सप्लाई जितनी एसी सप्लाई दी जाए तो मोटर तो जल जाएगी भैया, ये तो सभी को श्योर है, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूं ना उसको भी सुनते जाइए। देखिए जो एसी सप्लाई का करंट होता है, जो एसी सप्लाई वाली जो करंट होती है, इसका मान अधिक होता है डीसी सप्लाई के करंट की तुलना में, है ना, डीसी सप्लाई के करंट की तुलना में। अब आप कहेंगे कि सर हम तो जानते हैं कि डीसी सप्लाई का करंट अधिक होता है एसी सप्लाई से, लेकिन नहीं, आपको ये मानना ही पड़ेगा कि एसी सप्लाई का जो करंट होता है वो अधिक होता है और डीसी सप्लाई के करंट से, ठीक ना। तो एसी सप्लाई का करंट अधिक है, डीसी सप्लाई का करंट क्या है, कम है ना। उस केस में क्या होगा, मोटर तो चलेगी, उस केस में क्या होगा, ये जो आपकी स्थिति आई है ना, इस स्थिति में क्या होगा कि मोटर तो आपकी चलेगी, मोटर तो आपकी क्या करेगी, मोटर तो भाई आपकी चलेगी, लेकिन क्या होगा कि डीसी सप्लाई से जब मोटर आपकी चलती तो जितना टॉर्क को लेकर के वो घूम सकती ना, उतना टॉर्क लेकर के एसी सप्लाई से ये नहीं घूम सकती है। यानी कि ये निम्न टॉर्क के साथ चलेगी, निम्न टॉर्क के साथ ये क्या करेगी, चलेगी। जब इसको हम एसी सप्लाई में चलाएंगे निम्न टॉर्क के साथ चलेगी, और साथ ही क्या होगा कि ब्रूसों पर ना कम्यूटेशन अधिक होगा, है ना, क्या होगा, ब्रूसों पर स्पार्किंग अधिक होगी, ब्रूसों पर स्पार्किंग क्या हो जाएगी, अधिक होगी। और जब स्पार्किंग अधिक होगी तो ये स्पार्किंग क्या करेगी, इसकी जो दक्षता है ना, इसकी दक्षता को रिड्यूस कर देगी, इसकी दक्षता को क्या करेगी, कम कर देगी। और जब मोटर की दक्षता कम हो जाएगी तो ये निम्न स्पीड से चलेगी, ये कैसे चलेगी, ये निम्न गति के साथ ये चलेगी। अब सुनिए,
निम्न गति के साथ ये क्या करेगी, चलेगी। ब्रूस पर स्पार्किंग भी अधिक हो रहा है, और ब्रूस पर जब स्पार्किंग अधिक होगा ना मेरे भाइयों, तो ब्रूस पर स्पार्किंग अधिक होने से क्या होगा, जब ब्रूस पर स्पार्किंग अधिक होगी इसका मतलब है कि एडी करंट का मान अधिक होगा, है ना। जो एडी करंट है इसकी वैल्यू अधिक हो जाएगी, और एडी करंट का काम क्या है कि हीट उत्पन्न करना, है ना, अनावश्यक हीट उत्पन्न करना। और ये हीट है ना, ये मोटर को ओवर हीट कर देगी। ये मोटर को क्या करेगी, तुरंत ओवर हीट करेगी। ओवर हीट होने से मोटर की जो वाइंडिंग है वो तुरंत क्या हो जाएगी, जल जाएगी। मोटर की वाइंडिंग तुरंत क्या होगी, जल जाएगी। और फाइनल में यही तो आंसर हमें मिला है कि मोटर जल जाएगी। यदि एक डीसी मोटर को उसके रेटेड डीसी सप्लाई जितनी एसी सप्लाई दी जाए तो क्या होगा, सुनिए कि एसी करंट का मान अधिक होता है डीसी करंट की तुलना में। उस कंडीशन में क्या होगा कि मोटर तो आपकी चलेगी लेकिन निम्न टॉर्क के साथ चलेगी, और जब मोटर निम्न टॉर्क के साथ चलेगी इसका मतलब है निम्न गति के साथ चलेगी। ब्रूसों पर स्पार्किंग अधिक होगा और दक्षता कम हो जाएगी, जिससे मोटर की स्पीड डाउन हो जाएगी, मोटर निम्न स्पीड पर चलेगी। ब्रूसों पर स्पार्किंग अधिक होने का मतलब एडी करंट का मान अधिक होना, और एडी करंट क्या करता है, हीट उत्पन्न करता है, और हीट से मोटर कुछ ही मिनटों में ओवर हीट हो जाएगी, और तुरंत मोटर आपकी क्या हो जाएगी, वो तुरंत मोटर ओवर हीट हो जाएगी और जल जाएगी, है ना। तो चलिए, मजा आ गया होगा दोस्तों। हर क्वेश्चन का आंसर आपके दिल को टच कर रहा होगा, आपके दिल को टच कर रहा होगा। अपने आप को रोक नहीं पाएंगे इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, एक शंट मोटर में एनवीसी कॉइल किस वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ी होती है। तो ये देखिए, ये शंट मोटर की बात कही जा रही है, तो शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में जुड़ी होती है। और इसमें देखिए, इसमें अधिक घुमाव होते हैं। इसमें क्या होते हैं, इस मतलब कि अधिक घुमाव इसमें होता है, अधिक टर्न्स होते हैं। और इसमें जो तार होते हैं ना, इसमें जो तार होते हैं ये पतले तार प्रयोग किए जाते हैं। कैसे, पतले तार से हम पतले तार का प्रयोग करके एनवीसी कॉइल तैयार करते हैं। बेसिकली इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, इसका वर्किंग क्या है, तो इसका एक वर्किंग है, देखिए इसका पहला वर्किंग है कि भाई ये जो स्टार्टर का हैंडल होता है, स्टार्टर का जो हैंडल होता है उसको ये क्या करता है, ऑन स्टेज पर रखता है। किस स्टेज पर, ऑन स्टेज पर। यानी कि स्टार्टर को आपने एक बार उसके जम्फर को खींचा, आपकी मोटर स्टार्ट हो गई, मोटर में सप्लाई जाने लगी। अब स्टार्ट हो, अगर वो मतलब कि जम्फर दोबारा वापस चली जाएगी तो वो ऑफ की सिचुएशन में चली जाएगी, ऑफ स्टेज में चली जाएगी, और ऑफ स्टेज में जाते ही मोटर तुरंत रुक जाएगी। इसके लिए एनवीसी क्या करती है कि उस हैंडल को होल्ड करके रखती है, और वो एनवीसी मैग्नेट के कारण उसको होल्ड कर पाती है, और जैसे सप्लाई कट जाती है उसको होल्ड से डिसहोल्ड कर देती है, और वो तुरंत जो जम्फर होता है वो अपने ऑफ स्टेज पर चली जाती है और मोटर रुक जाती है। देखिए क्या होता है कि जैसे सप्लाई दोबारा आएगी ना, तो भी अब वो हैंडल अपने आप नहीं उठेगी, अपने आप नहीं उठेगी, और यही मोटर को सेफ्टी पहुंचाता है। यही मोटर को सेफ्टी पहुंचाता है कि जब सप्लाई आने पर अपने आप वो जम्फर जो है वो ऑन स्टेज पर ना आए, है ना, उसको मैनुअली लाया जाता है। बेसिकली एनवीसी का काम ये होता है, और ये शंट फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में इसको हम क्या करते हैं, लगाते हैं। अगर यही देखिए सीरीज मोटर के बारे में पूछा होता तो सीरीज फील्ड वाइंडिंग के सीरीज में लगाते। डीसी शंट मोटर के फील्ड कंट्रोल विधि द्वारा सामान्यता से कितना प्रतिशत स्पीड प्राप्त की जा सकती है, इसको देखिएगा 15 से लेकर के 30%, 15 से 30% इसको हम क्या करते हैं, सामान्य से अधिक स्पीड प्राप्त करते हैं। जो ट्रेन होता है, आपने देखा होगा कि जो ट्रेन का ड्राइवर होता है ना, ट्रेन का ड्राइवर होता है, ये ड्राइवर क्या करता है, कभी कभी आप देखते होंगे कि अचानक जो ट्रेन का इंजन होता है ना, ये उच्च गति से चलने लगती है। ये क्या करती है, उच्च स्पीड से चलने लगती है। वो उच्च स्पीड से चलने का मतलब क्या है कि जो ट्रेन का ड्राइवर है ना, वो स्पीड को कंट्रोल कर रहा है। कंट्रोल करने का मतलब सिर्फ स्पीड को कम करना नहीं होता, स्पीड को बढ़ाना भी होता है ना। तो ट्रेन ड्राइवर क्या होता है कि इंजन के स्पीड को फील्ड कंट्रोलिंग सिस्टम द्वारा उसके स्पीड को बढ़ा रहा होता है। और देखिए 15 से 30% उसके स्पीड को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाया जाता है, इसमें हम एक प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग, हम एक प्रतिरोध का प्रयोग करते हैं। प्रतिरोध का मान अगर बढ़ता है तो फिर करंट का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, और करंट से जनरेट होता है फ्लक्स का मान घट जाता है। डीसी मोटर में जो गति होती है वो फ्लक्स के व्युत क्रमानुपाती होती है। यानी कि आप यहां से देख पा रहे
होंगे कि फ्लक्स का मान कम हुआ तो स्पीड का मान अधिक हो गया। कितना अधिक हुआ भाई? ये 15 से 30% अधिक हो गया, ठीक है ना, 15 से 30%। अब आप कहेंगे कि सर मुझे 30% से भी और अधिक स्पीड प्राप्त करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको एक मतलब कि रियोस्टेट का प्रयोग करना पड़ेगा, है ना। इसके स्थान पर आप एक रियोस्टेट लगाएंगे और इसका जो मान है, इस रियोस्टेट का जो मान है, वो जो फील्ड वाइंडिंग है ना, ये जो आपकी मोटर की फील्ड वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग के जो प्रतिरोध का मान है उसके बराबर रखेंगे आप। यानी कि रियोस्टेट का मान फील्ड वाइंडिंग के प्रतिरोध का मान के बराबर जब आप रखेंगे, उस कंडीशन में क्या होगा, मोटर आपकी ना इस स्पीड से भी हाई स्पीड में चलने लगेगी। मोटर आपकी क्या करेगी, इस 30% की स्पीड से भी हाई स्पीड में चलने लगेगी। और इसका प्रयोग कहाँ पर करते हैं? अक्सर इसका प्रयोग ट्रेनों में ज़्यादा किया जाता है। आप सफ़र करते होंगे ज़रूर ट्रेन में, तो आप देखते होंगे कि कभी कभी इंजन चलते चलते, यानी कि ट्रेन चलते चलते अचानक से स्पीड से बढ़ती है, उसकी स्पीड अचानक से बूस्ट होती है, तो वो फील्ड कंट्रोलिंग सिस्टम द्वारा ही जो ट्रेन ड्राइवर, जो लोको पायलट होता है, वो बढ़ाता है ना। आप भी लोको पायलट की तैयारी कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि सर हम एएलपी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सर हम यूपीपीसीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं, या बार्क के लिए, या जीडीए रेडियो ऑपरेटर के लिए तैयारी कर रहे हैं, है ना। आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। जब मैं सुनूंगा कि नहीं मेरा एक स्टूडेंट जो इस चीज़ की तैयारी कर रहा है, इस फील्ड की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे भी बहुत खुशी मिलेगी, मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, है ना। वह क्षेत्र जहां बहुत अधिक सूक्ष्म स्पीड कंट्रोल लंबी रेंज तक जरूरी हो, वहां किस कंट्रोलिंग विधि का प्रयोग किया जाता है? वहां पर देखिए एक ऐसे सिस्टम का प्रयोग करते हैं जिसको हम वार्ड लियोनार्ड कंट्रोलिंग सिस्टम के नाम से जाना जाता है। इसमें देखिए एक्चुअल में होता क्या है, वार्ड लियोनार्ड कंट्रोलिंग सिस्टम में एक्चुअल में होता क्या है कि वार्ड लियोनार्ड कंट्रोलिंग सिस्टम में, यानी कि 0 आरपीएम मोटर आपकी अगर 0 आरपीएम पर, मतलब कि मोटर को 0 आरपीएम से लेकर के इसका सामान्य स्पीड, है ना, सामान्य स्पीड और सामान्य स्पीड से लेकर के सामान्य स्पीड का, सामान्य गति का 2 गुना स्पीड, है ना, 2 गुना स्पीड। यानी कि मान लीजिए कि 0 आरपीएम से लेकर के फिर 500 आरपीएम, और 500 आरपीएम का 2 गुना कितना हो जाएगा? 1000 आरपीएम। इस प्रकार की स्पीड कंट्रोलिंग अगर आपको करना है तो वार्ड लियोनार्ड कंट्रोलिंग विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और इसमें सबसे बढ़िया एक और इसमें टेक्निक होता है कि रिवर्स, किसमें? रिवर्स डायरेक्शन में, यानी कि उल्टा दिशा में भी मोटर को हम उच्च गति से चला सकते हैं। उच्च गति से क्या कर सकते हैं? हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं, है ना। रिवर्स दिशा में भी हाई स्पीड से हम इसको ऑपरेट कर सकते हैं। लेकिन इसका एक डिसएडवांटेज है। इसका क्या डिसएडवांटेज है कि भाई इसमें 3 मशीन की आवश्यकता पड़ती है। कितने मशीन्स की आवश्यकता पड़ती है? इसमें 3 मशीन्स की आवश्यकता पड़ती है, जिससे क्या होता है, स्टार्टिंग जो कॉस्ट होती है ना, इस कंट्रोलिंग सिस्टम का जो स्टार्टिंग कॉस्ट होती है वो बहुत अधिक होती है। और इसमें देखिए जो इसमें मेंटेनेंस होता है ना, उस मेंटेनेंस का भी कॉस्ट बहुत अधिक हो जाती है। उस मेंटेनेंस का भी कॉस्ट क्या हो जाती है? बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। तो ये इसके क्या है? डिसएडवांटेज हैं। मेंटेनेंस अधिक और 3 मशीन्स की आवश्यकता पड़ती है, तो खर्चा अधिक लग जाता है ना। और इसमें बाकी ये 0 आरपीएम से सामान्य से भी इसका 2 गुना स्पीड प्राप्त करना है, तो हम इस वार्ड लियोनार्ड कंट्रोलिंग सिस्टम का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। बाकी फील्ड कंट्रोलिंग, वोल्टेज कंट्रोलिंग, फील्ड कंट्रोलिंग से रिलेटेड तो आपने क्वेश्चन देख लिया। वोल्टेज कंट्रोलिंग रिलेटेड से क्वेश्चन अगर आएगा तो उसका भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। अगला क्वेश्चन लास्ट देखिएगा कि डीसी मोटर की आयरन हानि और कोर हानि किस प्रकार का लॉस कहलाती है? तो इसको हम स्थिर हानि कहते हैं। इसको हम क्या करते हैं? कांस्टेंट लॉस। क्योंकि अगर आपका लोड बढ़ता है ना, किसका लोड? मोटर में अगर मोटर का लोड बढ़ता है तो लोड बढ़ने से क्या होगा कि जो आपकी कोर लॉस है ना, जो आपकी कोर लॉस है, ये क्या होगा? ये ना ही बढ़ेगा और ना ही ये घटेगा, यानी कि ये कैसा रहता है? ये स्थिर रहती है,
ये कैसी रहती है? स्थिर रहती है। लोड आप बढ़ाइए, लोड आप मत बढ़ाइए, ये स्थिर रहती है। कोर हानि भी वही होती है आपकी आयरन लॉस ही, है ना। इसमें दो प्रकार के लॉस होते हैं, एक होता है एडी करंट लॉस, एक कौन सी होती है? एडी करंट लॉस, और जो दूसरी होती है वो होती है हिस्टैरिसीस लॉस, है ना। वो क्या होती है? हिस्टैरिसीस लॉस। हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम सिलिकॉन स्टील का प्रयोग करते हैं। किसका? हम सिलिकॉन स्टील, है ना। सिलिकॉन स्टील यानी कि जो सामान्य स्टील होता है उसमें हम सिलिकॉन की मात्रा मिला करके हिस्टैरिसीस लॉस को कम करते हैं। एडी करंट लॉस को कैसे कम किया जाता है? इसको हम, इसका मतलब कि जो आर्मेचर होता है ना, उस आर्मेचर को लेमिनेट करके, उस आर्मेचर को हम क्या करते हैं? लेमिनेट करके एडी करंट लॉस को हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं। तो बेसिकली ये स्थिर हानि होता है और ये मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों में होता है, मोटर और ट्रांसफार्मर दोनों में होता है। आयरन लॉस और कोर लॉस ये दोनों में होता है ना। चलिए, टोटल इतने ही क्वेश्चन थे साथियों, और इस सारे क्वेश्चन का PDF प्राप्त कर सकते हैं नीमी टेक्निकल क्लासेस नाम से ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। आप टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्राप्त कर सकते हैं। वहां से जब आप लिंक को क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट वो लिंक आपको टेलीग्राम में ले जाएगी। वहां से आपको एक नाम मिलेगा नीमी टेक्निकल क्लासेस, वो अपने आप ओपन हो जाएगा। वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिएगा और हर दिन के हर क्लास का जो PDF है उसको आप डाउनलोड करके अपना रिवीजन वगैरह जो भी होता है उसमें आप यूज कर सकते हैं, है ना। और दोस्तों, ये जो हमारा चैनल है इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर करके आप दूसरे विद्यार्थियों को मौका दीजिएगा इस वीडियो को देखने के लिए। क्योंकि आपने देख लिया, अब जब आप शेयर कर देंगे तो वो आपका दोस्त, वो जो आपका भाई जो भी है, वो उसको भी एक मौका मिल जाएगा इस क्लास को देखने के लिए। तो मुझे यकीन है कि ये क्लास आपको वाकई में बहुत मज़ेदार लगी होगी, और जिस उद्देश्य से, जो सपना लेकर मैं आप सभी के बीच आता हूं ना, जिस उद्देश्य को लेकर के, जो टारगेट लेकर मैं आप सभी के बीच आता हूं, वो टारगेट ना मुझे पूरा जब मैं कर लेता हूं तो मुझे बहुत अंदर से खुशी मिलती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जिस उद्देश्य से मैंने आप सभी के बीच आया वो उद्देश्य मैंने पूरा कर दिया, ठीक है ना। तो ये वाली जो क्लास है दोस्तों, MP पुलिस कांस्टेबल फाइनल कट ऑफ लिस्ट, इसको आप जरूर देखिएगा। और कल हमने एक और क्लास लिया था, वो क्लास थी हमारी कि फिजिकल टेस्ट पर GD के लिए और रेडियो ऑपरेटर के लिए। उस क्लास को भी ज़रूर आप देखिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए सेशन यानी कि DC मोटर के तीसरी क्लास के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, बाय बाय, लव यू।